एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनमें सबसे पहला है वेस्टर्न हिमालयस। तो ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में है। टोपोग्राफी बहुत ही वेरी करती है, कहीं माउंटेन्स कहीं वैलीज। ठीक है, तो पहली बात तो टोपोग्राफी की लिखेंगे। दूसरी बात, हमने इसकी टेम्परेचर की रेंज देख ली थी, 5 से 30 गर्मियों में और 0 से -4 सर्दियों में। फिर हमने इसकी एनुअल प्रेसिपिटेशन भी देख ली थी, 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। बस लद्दाख जो रीजन है वहाँ पे बिलो 30 सेंटीमीटर रेन होती है। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके थे। अब जो वैली है, जैसे कश्मीर की वैली, कुल्लू की वैली या दून जैसे देहरादून है, उसमें थिक लेयर ऑफ एलुविलियम है। और जो हिल स्लोप्स हैं वहाँ पे थिन लेयर ऑफ ब्राउन सॉइल्स हैं। ठीक है, तो सॉइल भी वेरी, टोपोग्राफी वेरी कर रही है, टेम्परेचर कंडीशंस बता दी हमने। फिर हमने सॉइल की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि वाटर सोर्स की। सॉइल की बात हो गई, अब हम वाटर की बात करेंगे। तो पेरिनियल रिवर्स हैं यहाँ पे। रिवर्स जो है वो कैनाल इरिगेशन का सोर्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का सोर्स है। बट ह्यूमन की इंटरफेरेंस से क्या हुई? तो हमने सॉइल की बात करी, हमने टोपोग्राफी की बात करी, हमने सॉइल की बात करी, हमने उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करी, हमने वहाँ पे वाटर की बात करी। अब हम ह्यूमन इंटरफेरेंस देखते हैं। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण इकोलॉजिकल सिस्टम की डिटोरिएशन हुई है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, स्क्रूपुलियस माइनिंग और रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, इसके कारण इंसिडेंट जैसे कि उत्तराखंड की 15 16 जून की जो 2023 की ट्रेजेडी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है। हमने सॉइल देख लिया, वाटर देख लिया, अब हमने टोपोग्राफी देख लिया, अब हम एग्रीकल्चर देखते हैं। राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, वेजिटेबल्स यहाँ पे टेरेस्ड फील्ड्स में उग सकती हैं। राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, वेजिटेबल्स। ठीक है, अब जो प्लांटेशन है उसको टेरेसिंग की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हम प्लांटेशन, वो हिल स्लोप्स भी करी जा सकती है। टेम्परेट फ्रूट्स इस रीजन में बहुत ही वेल नोन है, क्योंकि वैसे ही पहाड़ी इलाका है। तो एप्पल, एप्पल, पीच, पियर, आलमंड, वॉलनट। एप्पल, एप्पल, पीच, पियर, आलमंड, वॉलनट। एप्पल, पीच, पियर, आलमंड, वॉलनट, ये यहाँ पे खूब उगते हैं। अब जो इन्वायरमेंट है ये क्वाइट कॉन्जीनियल है गार्डन या प्लांटेशन क्रॉप्स करने के लिए ना। गार्डन क्रॉप्स मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह के लिए, तो ये बहुत ही सही वेदर है। एल्पाइन पेस्चर 2000 मीटर के ऊपर यहाँ पे उगते हैं। उनको क्या कहते हैं? ढोक्स या मार्ग्स कहते हैं। गुलमर्ग क्या जैसे होता है ना, तो ढोक्स कहते हैं उन्हें, या गुलमर्ग भी कह देते हैं। तो ये गड्डीज और गुजर्स जो यहाँ की ट्राइब्स हैं उनके द्वारा यूज़ करे जाते हैं। अब रिक्वायर अ मोर, ये हमने देख लिया था कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसकी डेवलपमेंट के लिए, कि 30% स्लोप तक आप एग्रीकल्चर करो, फिर 30 to 50 आप हॉर्टिकल्चर करो, फिर 50 से ऊपर आप ट्री कवर करो। ठीक है, ये हम पहले ही देख चुके थे। अब ईस्टर्न हिमालयस जो है ये सिक्किम, दार्जिलिंग का इलाका, असम हिल्स और ये जो भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एक्सेट्रा, वो सब इसमें आती हैं। रग्ड टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। टोपोग्राफी तो रग्ड है, स्लोप्स जो है उसके स्टीप्स हैं, और जो फॉरेस्ट है वहाँ पे यहाँ थिक है। अब वाटर की बात कर लेते हैं। तो स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, तो सब ह्यूमिड इलाका है ये। और जो यहाँ का टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम। वैसे गर्मियों में टेम्परेचर 25 से 40 हमने देखा था, बट यहाँ पे क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे वैसे हमने 10 to 25 देखा था, बट यहाँ पे 5 डिग्री से और कम हो जाता है, तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस सर्दियों में। सॉइल यहाँ पे हमने पहले भी देखा था कि सॉइल यहाँ पे रेड ब्राउन है, कुछ कुछ रेड लेटराइट सॉइल भी है, रेड ब्राउन सॉइल भी है। ठीक है, अब पॉटजॉल सॉइल वगैरह भी होंगे। और लेस फर्टाइल है यहाँ का सॉइल, इतना उपजाऊ नहीं है। 1/3 ऑफ द एरिया पे जो टोटल कल्टिवेटेड एरिया है वो झुमिंग के अंदर है। तो यहाँ पे क्रॉप्स उगती हैं, उनके नाम है राइस, 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 मेज, पोटैटो। पोटैटो बहुत फेमस है, उसको नाम पक्का याद रखना है। राइस, मेज, पोटैटो। फ्रूट्स के अंदर ऑरेंज, ऑरेंज, चेरापूंजी के ऑरेंज बड़े, जैसे नागपुर के ऑरेंज फेमस है ना, ऐसे चेरापूंजी के ऑरेंज भी बड़े फेमस है। तो ऑरेंज, पाइन, एप्पल, लाइम, लीची एक्सेट्रा। ठीक है, टी प्लांटेशन भी यहाँ पे बड़ी फेमस है। दार्जिलिंग के टी सुनी होगी, असम की टी हमने सुनी होगी। ठीक है, अब अगला है कि जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, इसको हमें किसी और तरीके की फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर देना चाहिए, जैसे कि सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल इरोजन को चेक करा जा सकता है कि अगर टेरेस कल्टीवेशन करी जाए और ट्री प्लांट कर दिए जाए ना अगर स्लोप्स पे, तो सॉइल के इरोजन को रोक सकते हैं।
अब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ डेवलप करने का भी यहाँ बहुत स्कोप है, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ हीरा पढ़ा होगा हमने, आईएमटी ट्राइलेटरल पढ़ा है हमने, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पढ़ी है, ठीक है, हमने सितवे पोर्ट वगैरह पढ़ा है, वो सब नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए ही है। 16,000 किलोमीटर से ज़्यादा वहाँ पे नेशनल हाईवे बन चुके हैं, ठीक है, तो वो सब भी नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए ही है। अब स्टेप्स बी टेकन टू चेक इफ़, मतलब जो वाटर है यहाँ पे सरफेस रन ऑफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा में हर साल बाढ़ आती है और इसके कारण असम में बहुत लॉसेस होता है टू वाइल्ड लाइफ एज वेल एज टू इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 30% से जो ज़्यादा स्लोप है वहाँ पे फ्रूट्स उगाने का प्रोग्राम चला देना चाहिए, ठीक है, और माइनर इरिगेशन कर सके इसके लिए वाटर की स्टोरेज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए। तो सेरिकल्चर, पोल्ट्री, पिगरी, इन सबको भी यहाँ पे बहुत प्रमोट करना चाहिए। अब अगला है लोअर गंगेटिक प्लेन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब लोअर गंगेटिक प्लेन्स में क्या, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग को छोड़ के ब्रह्मपुत्र वैली इन असम, ये सब लोअर गंगेटिक प्लेन्स में आते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ रिच एलुवियल सॉइल, जो कि ब्रह्मपुत्र, ये बड़ी बड़ी रिवर रही है ना, एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप है, ठीक है, और जो ऑक्सबॉक्स लेक्स भी हैं यहाँ पे, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, 100 से 200 सेंटीमीटर तक की रेन हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि फिर उसके बाद हम टेम्परेचर भी देख सकते हैं कि अपना नॉर्थ ईस्ट में क्या था, अपना 10 से 20 डिग्री सेल्सियस था और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पे 12 से 18 डिग्री सेल्सियस हो गया, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। एनफ स्टोरेज ऑफ द ग्राउंड वाटर, और यहाँ पे वाटर लेवल बहुत हाई है जिसके कारण वाटर लॉगिंग और मार्शी लाइक कंडीशंस भी हो जाती हैं। वाटर कैनाल्स यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन है। ये क्लाइमेट के कारण आइडियल कंडीशंस है राइस एंड जूट के लिए, और कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार में तीन तीन राइस की क्रॉप्स भी साल में लगाई जाती हैं, जिन्हें अमन ऑस बोरो कहा जाता है। अमन ऑस बोरो राइस की क्रॉप्स लगाई जाती हैं। वीट भी यहाँ पे पॉपुलर हो चुका है विंटर क्रॉप की तरह ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। और जो क्रॉप्स है जैसे मेज, पल्सेस, पोटैटो, पोटैटो तो पास के इलाके नॉर्थ ईस्ट में उगाया जाता है तो यहाँ पे भी फेमस हो गया, तो मेज, पल्सेस, पोटैटो एक्सेट्रा क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती हैं। अगर इस एरिया की डेवलपमेंट करनी है तो हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक, फोरेज प्रोडक्शन, सीड सप्लाई, इन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जो मिडिल गंगेटिक प्लेन है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी, लार्ज पार्ट ऑफ द बिहार, इट इज़ अ जेंटली स्लोपिंग प्लेन। यहाँ पे जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, जो एरिया है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर तक की रेन है, 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ के तापमान है। जो सरफेस रन ऑफ है, ग्राउंड रन ऑफ है वाटर का पेरिनियल रिवर्स के कारण, वो बहुत ज़्यादा है, तो इरिगेशन पोटेंशियल भी है। क्रॉप्स में यहाँ पे मिलेट्स भी उग रहा है, मतलब मोटा अनाज भी उग रहा है, कोर्स सीरियल जिसे कहते हैं, राइस भी उग रहा है, राइस भी उग रहा है, और खारिफ क्रॉप पे वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर, मस्टर्ड, रैपसीड, वो सब उग रहे हैं, पीस भी उग रही हैं, पोटैटो तो उग ही रहा है, ठीक है। और फलों में यहाँ पे क्या उग रहा है, गुआवा, लीची, बनाना, मैंगो एक्सेट्रा, ये सब भी यहाँ पे उग रहे हैं। वास्ट स्कोप है इम्प्रूवमेंट की, जो एफर्ट्स लिए जाने चाहिए ताकि खादी की पैडी क्रॉप जो है ना, वो विच ऑक्यूपाइज 40% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ द रीजन, उसको इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट लिए जाने चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इन सब पे ध्यान दिया जाना चाहिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरिंग, सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, पिसिकल्चर पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जो अपर गंगेटिक प्लेन्स है, इसमें जो गंगा यमुना दोआब है वो वाला रीजन आ जाता है। लखनऊ डिवीजन, रोहिला खंड ऑफ वेस्टर्न यूपी जो है ना, मतलब लखनऊ, लखनऊ हमने पढ़ ही चुका है। हार्ड लक में काकू, ऐसे हमने पढ़ा था ना जब हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे, तो हार्ड लक मतलब हरदोई, लखनऊ, में से मैनपुरी, काकू से कानपुर, और कानपुर, ए से औरैया, फिर ठीक है, ऐसे हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी ना। यू से भी हमने काकू का, यू से भी कुछ पढ़ा था, तो ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स हम पहले ही याद कर चुके हैं। तो लखनऊ डिवीजन और रोहिला खंड ऑफ वेस्टर्न यूपी जो है, हरिद्वार एंड उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ
उत्तराखंड जो है वो भी इसी में आती है। तो अब ये सब अपर गंगेटिक प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोर और लेस ये जो प्लेन एरियाज हैं ये वाले ना, और जेंटल स्लोप है इनका, फर्टाइल सॉइल भी है क्योंकि गंगा अपना डिपॉजिट्स कर रही है। सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, जैसे पूरे में 75 to 150 सेंटीमीटर रेन ये हम पहले भी देख चुके हैं। और इसका टेम्परेचर वही 10 से 25 जो सबका है, और 25 से 40 वही रेंज है इसमें। अब जो सॉइल है, सैंडी लोम टू क्ले लोम इसमें वेरी करता है सॉइल, ठीक है। और जो एरिया है हैज़ बीन इसमें 25 से 10 एंड सैंडी एंड लोमी सॉइल, लोमी क्ले यहाँ पे है। कैनाल्स और ट्यूबवेल इरिगेशन यहाँ पे काफ़ी है, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे फॉलो होता है। वीट, राइस, शुगर केन हमने देखा था कि यूपी और महाराष्ट्र मिलके ही ओवर 50% ऑफ द शुगर केन इंडिया का यूपी और महाराष्ट्र ही उगा रहे हैं। तो वीट, राइस, शुगर केन यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलेट्स जो हो गई, मोटा अनाज मतलब मेज़ भी है, पल्सेस भी, ग्राम भी, ये खरीफ क्रॉप्स हैं, मतलब राबी क्रॉप्स हैं। तो वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर ये वाली क्रॉप्स जो है ना। अब बार्ले हो गया, ऑयल सीड्स, कॉटन भी उग रहा है यूपी के अंदर, ठीक है। लाइक पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी मैक्सिमम एडवांटेजेस ग्रीन रिवॉल्यूशन का आया है। अब जो ग्रेट पोटेंशियल है इम्प्रूवमेंट का, कैसे भाई, वही मिक्स क्रॉपिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये वाली सारी चीज़ें करो। कैनाल्स की लाइनिंग अच्छे से प्रॉपर बनाओ ताकि सीपेज ना हो, और जो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल है ना, वो एक्सेसिव वाटर होने के कारण उसको रिक्लेम करो, उस सॉइल को, ऊसर सॉइल जो बन गया है। अब ट्रांस गंगेटिक प्लेन्स देखते हैं। अब वो जो पंजाब हरियाणा का इलाका है ना, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली वाला इलाका है, और गंगापुर डिस्ट्रिक्ट्स भी राजस्थान की, वो सब ट्रांस गंगा प्लेन में आते हैं। ये हाईली प्रोडक्टिव रीजन तो है, और द क्लाइमेट है सेमी एरिड। हमने देखा था कि ट्रांस गंगेटिक का तो अलग से याद कर लो, रेनफॉल 40 से 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर की। मोस्ट ऑफ द रेंज जो है वो साउथ वेस्ट मानसून से यहाँ पे रिसीव होती है समर के उसमें, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भी कुछ रेन मिलती है। बीइंग एन एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ये जो रीजन है ना, ये 100 to 45 डिग्री सेल्सियस गर्मियों के दौरान, और ये डिप हो जाता है मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर तक। तो इसकी जो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, अब वही है ना कि यहाँ पे 25 से 40 हमने यही देखा था, और गर्मियों में हमने 10 से 25 देखा था। बट ये रेंज थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि ये थोड़ा ठंडा इलाका है, तो 25 से 40 तो रेंज रहेगी, और बाकी देख रखा है हमने पहले से ही। अपॉर्चुनिटी फॉर कैनाल इरिगेशन, लैक्स ऑफ ट्यूबवेल्स यहाँ पे है। ट्यूबवेल जो है बहुत ही बड़ा एरिया इसका इंटीग्रेट करती है, इरिगेट करती है। हाईएस्ट इंटेंसिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर, तो क्रॉप जैसे कि यहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, ग्राम, मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स सब यहाँ पे उगाई जा रही है। इंट्रोड्यूसिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब along with the seeds, this area was the first to adopt other modern methods of the farming, जैसे कि fertilizer, irrigation, farm mechanization. However, जो area है ना, इज फेसिंग सीरियस प्रॉब्लम्स। वाटर लॉगिंग हो गई, सैलिनिटी हो गई, एल्कलिनिटी हो गई, सॉइल डिग्रेडेशन हो गई, इसकी बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, सीरियस क्राइसिस ऑफ फेलिंग वाटर टेबल। तो हमें क्या क्या लिखना होता है, देखो यहाँ पे मैं फटाफट लिख के बताता हूँ। एक तो हमें एरिया इंक्लूडेड लिखना है, ठीक है। सेकंड हमें क्या लिखना है कि उस एरिया इंक्लूडेड में टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी है, ठीक है। टोपोग्राफी क्या है वहाँ की, वहाँ के सॉइल टाइप और कंडीशन कैसी है, ठीक है। फिर हमें वाटर सोर्सेस और वहाँ की इरिगेशन के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में लिखना है। फिर वहाँ हमें क्रॉप्स ग्रोन लिखना है, वहाँ हमें फिर पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, एंड इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट स्कोप क्या है, ठीक है। और कुछ लिखना है हमें, बस अभी तो इतना ही लिखना है। तो अब अगला है, ये सब चीज़ें हमने देख ली,
ऑल्दो देयर इज, अब जो वादिया कमेटी ने, देखो वैसे सब वदिया है बट वदिया और भी वदिया हो सकता है, तो वादिया कमेटी ने सजेस्ट करा था कुछ कुछ मेजर्स कि 5% ऑफ द एरिया डाइवर्जन, ये वैसे हम पहले भी देख चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ जीनोटाइप राइस वीट मेज के जीनोटाइप, ताकि रेजिस्टेंस टू पेस्ट हो चुके हैं, डिजीजेस हो चुके हैं। हॉर्टिकल्चर प्रमोशन करना है पल्सेस का, ठीक है। और हम देख चुके थे कि ये 10% एरिया जो है फॉडर, वो इंक्रीज करना चाहिए फॉडर के लिए। वूल, वूल हम पहले ही देख चुके हैं, WPL, तो वुमेन प्रीमियर लीग, तो अपना पानीपत लुधियाना ये और कश्मीर ये फेमस है वूल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब ईस्टर्न प्लाट्यूज एंड हिल्स का हम देखते हैं। अब ईस्टर्न प्लाट्यूज एंड हिल्स मतलब छोटा नगर प्लाट्यू, राज महल हिल्स और छत्तीसगढ़ प्लेन्स, इस ईस्टर्न प्लाट्यूज एंड हिल्स की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या रेड एंड येलो सॉइल है, ये हम एग्रो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देख चुके हैं कि रेड एंड येलो सॉइल है यहाँ पे। पैचेस ऑफ लेटराइट्स, एलुवियम लेटराइट सॉइल भी है, एलुवियम भी है, ठीक है। सॉइल्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव, फर्टाइल सॉइल ओनली इन महानदी बेसिन, सॉइल ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तभी तो ये एरिया इतना सफ़र करता है। और क्योंकि रेड लेटराइट सॉइल भी है, रेड एंड येलो सॉइल भी है, नॉट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ द सॉइल। 75 to 150 सेंटीमीटर रेन, 10 से 25, 25 से 40 वही नॉर्मल रेंज। अब ये रीजन जो है डेफिशिएंट है सरफेस वाटर में ड्यू टू नॉन पेरिनियल स्ट्रीम्स। अब कहोगे कि महानदी तो है, बट महानदी हर इलाके में थोड़ी जा रही है, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स पे थोड़ी जा रही है, तो नॉन पेरिनियल स्ट्रीम्स है, इसलिए वो डेफिशिएंट है। ग्राउंड वाटर भी नहीं है क्योंकि हार्ड एंड परमेबल सरफेस है। तो देखो, एक तो सॉइल भी अच्छा नहीं है, दूसरी वाटर फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो इस एरिया में अच्छी क्रॉप्स कैसे होंगी। तो जो एग्रीकल्चर जो मेनली रेन फेड एग्रीकल्चर यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, मेनली ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आपको याद रखना है, मेनली रेन फेड एग्रीकल्चर हो रहा है। डेफिशिएंट इन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर है, तो रेन फेड एग्रीकल्चर हो रहा है यहाँ पे। राइस मेज वीट नहीं उग रहा है, देखो यहाँ पे राइस मेज मिलेट्स, राइस मेज मिलेट्स, मिलेट्स में तो रागी आ गई, ग्राम ऑयल सीड्स, टोबैको, टोबैको और पोटैटो भी उग रहा है, ये क्वायरी की बात है, टोबैको और पोटैटो, ठीक है। टोबैको और पोटैटो भी उग रहा है, तो ये मार्क करने वाली बात होगी। एक्सेट्रा आर द मेन क्रॉप्स। फैलोइंग यहाँ पे कॉमनली प्रैक्टिस करी जाती है, तो और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इस इलाके में। एक तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लाओ भाई, ताकि इस एरिया की ना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो सके। और दूसरा कि भाई ऑयल सीड्स वगैरह जो है हाई वैल्यू क्रॉप्स उगानी शुरू करो, जैसे ऑयल सीड, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब उगानी शुरू करो। वाटर हार्वेस्टिंग, अगर वाटर डेफिशिएंट है ये इलाका, रेनफेड पे डिपेंडेंट है, तो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटरशेड डेवलपमेंट, नए टैंक्स की डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगला है सेंट्रल प्लाट्यू एंड हिल्स, ठीक है। तो ये वही मालवा वगैरह के बुंदेलखंड के इलाके हैं जिसमें आ जाते हैं ना। स्प्रेड ओवर ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश, एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट्स, चलो अभी यहाँ पे ईस्टर्न लिखा था, ईस्टर्न से, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बुंदेलखंड, बघेलखंड, भांडेर प्लाट्यू, मालवा प्लाट्यू, विंध्याचल हिल्स, BBB 3B, बुंदेलखंड, बघेलखंड, भांडेर प्लाट्यू, मालवा प्लाट्यू, विंध्याचल हिल्स, ठीक है। जब भी सेंट्रल प्लाट्यूज मतलब एक से ज़्यादा है, बुंदेलखंड, भांडेर प्लाट्यू, मालवा प्लाट्यू, विंध्याचल हिल्स, बीबीपी बीबीपी बीबीबी एमवी, ठीक है। जो रीजन है इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस वेयर एनुअल रेनफॉल वेरीज 50 to 100 सेंटीमीटर, द मीन जनवरी टू जुलाई टेम्परेचर आर दिस टू दिस। तो एनुअल यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 50 to 100 ही है, ये पहले भी हम याद करने के तरीके देख चुके हैं, यहाँ सिर्फ जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सॉइल है वो मिक्स तरीके का है, रेड भी है, रेड येलो
ब्लैक सॉइल भी है, ठीक है, जिसमें मिक्स अपना मिलेट्स वगैरह उगती है, मिलेट्स, व्हीट, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड्स, कॉटन, सनफ्लावर, ये सब उठ रहा है। तो मेन तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है कि ईस्टर्न मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, बघेलखंड, बांडेर प्लेट्यू, अपना मालवा प्लेट्यू और विंध्याचल हिल्स। वाटर स्कार्सिटी इस एरिया में है, वो तो लग ही रहा है, शुष्क रीजन है ये, वाटर स्कार्सिटी है। तो इसमें क्या, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स से, ताकि वाटर की इम्प्रूवमेंट बढ़ सके, पर ड्रॉप मोर क्रॉप का हमारा जो लक्ष्य है वो हासिल हो सके। अब जो वेस्टर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो वेस्ट प्लेट्यू एंड हिल्स है, इसमें क्या है, सदर्न पार्ट ऑफ द जो मालवा है, डेक्कन प्लेट्यू है, और जो महाराष्ट्र का, और जो ब्लैक सॉइल है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल है, सेमी एरिड क्लाइमेट है। जैसे हमने देखा था कि 25 से कम रेन है अपना वेस्टर्न प्लेन्स में ना अपना, और 25 से 75 सेंटीमीटर तक है अपना ये वेस्टर्न प्लेट्यूज एंड हिल्स में। तो और जो टेम्परेचर रेंज है वो गर्मियों में तो वो 25 से 40 ही है। सर्दियों में क्या होनी चाहिए, ये 15 से 25, 10 से 25 होनी चाहिए। तो ये थोड़ी कम हो जाती है वेस्टर्न में, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होता है। तो ये 5 से 25 है। अब जो इस एरिया में ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा लैकिंग है, जिससे मोस्टली एरिया रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे इसीलिए ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती हैं, जैसे कि जवार हो गया, या फिर ऑयल सीड्स हो गई, या पल्सेस हो गई, बाजरा हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा उगाए जाते हैं। बट अब यहाँ पे राइस हो गया, शुगर केन, कॉटन, ये सब चीज़ें भी उगाई जाने लगी है। तो इसके कारण ही यहाँ की जो एग्रो क्लाइमेटोलॉजिकली ये ज़्यादा साउंड क्रॉप्स नहीं है जो अब यहाँ पे उगाई जा रही है। अब यहाँ पे स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग को डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स है, इसमें क्या, जो सदर्न महाराष्ट्र से लेके और जो नॉर्दर्न तमिलनाडु तक का है, ये पूरा रीजन आता है। सदर्न महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न तमिलनाडु, ये पूरा रीजन, ये सेमी एरिड रीजन है। देखो हमने पहले भी देखा था कि 50 से 100 सेंटीमीटर तक की रेंज यहाँ पे होगी। जैसे गुजरात वाले रीजन में भी 50 से 100 सेंटीमीटर रेन हो रही थी। फिर ये वाले रीजन में भी 50 से 100 सेंटीमीटर रेन होगी। और वो सेंट्रल जो प्लेट्यू है ना, उसमें भी 50 से 100 सेंटीमीटर की रेन, ये हम पहले ही देख चुके हैं। वो ऐसे ट्रायंगल सा बनता था 50 से 100 सेंटीमीटर रेन का। फिर इसका हम टेम्परेचर भी देख चुके हैं कि 25 से 40 तो रहेगा ही, बट जो सर्दियाँ होंगी, ठीक है, उसमें भी टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो 15 से 25 हो गया, नहीं, वो 4 से कम हो जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 4 में कम और मिनिमम में 3 से ज़्यादा, ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए, ठीक है, इतना ठंडा ना रहे। जो रेनफॉल इज़ लेस इस इलाके में, टेम्परेचर रिमेन्स हाई। तो ड्राई फार्मिंग प्रेफर करी जाती है इस एरिया में। जो मिलेट है, पल्सेस मिलेट, ऑयल सीड्स, पल्सेस मिलेट, कॉफ़ी वगैरह, जैसे बाबा बुदान हिल्स वगैरह है, तो कॉफ़ी यहाँ पे काफ़ी उगाई जाती है। कार्डमम कॉफ़ी उगाई जाती है, टी भी उगाई जाती है, ठीक है। तो इस एरिया में बेवरेजेस उगाई जाती है, तो टी कॉफ़ी उगाई जाएगी। पल्सेस मिलेट्स उगाए जाते हैं, ठीक है। अब ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं, हमने देखा है, ठीक है, कर्नाटका वगैरह के इलाके में ऑयल सीड बहुत उगता है। अब इस एरिया की अगर डेवलपमेंट करनी है तो वही अगेन डेयरी फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, अपना टैंक इरिगेशन की फैसिलिटीज़, डाइवर्जन ऑफ जवार, बाजरा, रागी टू ग्राउंडनट्स, सनफ्लावर कैन इम्प्रूव द सिचुएशन, ठीक है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड हिल्स के बारे में हम देखते हैं। अब जो एक्सटेंड करता है ये ऑल अलोंग ईस्टर्न कोस्ट जो हमारा है ना, बालेश्वर इन उड़ीसा, बालेश्वर से कन्याकुमारी तक, जो ऊपर वाला इलाका है उसे नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, नीचे वाले इलाके को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। डिपोजिशन जो कि बड़ी बड़ी नदियों ने करी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उन रीजन के डिपोजिशन से ये बना है। तो जो रीजन है हैज़ सब ह्यूमिड मरीन क्लाइमेट, ठीक है। टेम्परेचर वही 75 डिग्री से 150 सेंटीमीटर तक के बीच में है। जो क्लाइमेट है कोस्टल एरियाज का इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बे ऑफ बंगाल। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय बे ऑफ बंगाल, नॉट मच डिफरेंस समर एंड विंटर टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे 20 से 25 से 45, 25 से
40 का हमने बोला था, तो अब यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट हो जाएगा, तो 25 से 35 हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है। और जो ठंड है, ठंड में हम 15 से क्या बोलते हैं, 10 से 25, तो यहाँ पे ये 5 5 से बढ़ जाएगा, तो ये 20 से 30 हो जाएगा। तो ये वाले आपको याद रखने हैं टेम्परेचर्स। अब यहाँ पे जो सॉइल है वो एल्यूविलियम लोम और क्लेई सॉइल, ऐसा सॉइल है। जो सॉइल है सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एल्कलिनिटी है उसमें। राइस, जूट, टोबैको, शुगर केन, मेज, ठीक है, ये सब यहाँ पे उगते हैं। मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड्स। ठीक है, किसकी बात चल रही है हमारे ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात चल रही है। तो राइस तो उगेगा ही, जूट भी हमने देखा ही था पहले कि आंध्र प्रदेश वगैरह में भी जूट काफ़ी उगती है, तो शुगर केन भी उगेगा ही। और मेज, मिलेट्स, पल्सेस, ग्राउंडनट्स, ऑयल सीड्स, ये सब वहीं पे उगते हैं। ग्राउंडनट ऑफ ग्रापची हमने पढ़ा था ना, तो ग्रापची में एपी से आंध्र प्रदेश होता था, तो आंध्र प्रदेश ग्राउंडनट के लिए बड़ा फेमस है। गुजरात, राजस्थान, इन सब के बाद आंध्र प्रदेश भी बहुत फेमस है, तो ग्राउंडनट भी यहाँ पे उगता है। राइस, जूट तो उगेगा ही, टोबैको भी उगता ही है। टोबैको जब हमने देखा था कि गुजरात में उग रहा है, तो जो चीज़ गुजरात में उग रही है वो आंध्र प्रदेश में तो उग ही रही होगी फिर, क्योंकि ग्राउंडनट भी उग रहा है वहाँ पे। तो ठीक है। तो अब देखते हैं, अब जो यहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मोनोक्लो कल्चर ऑफ जो राइस जो हो गया ना, उसकी जगह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लाना पड़ेगा। कोर्स सीरियल, रिप्लेसिंग कोर्स सीरियल बाय हाई वैल्यू क्रॉप्स करना पड़ेगा हमें। ठीक है। और टैंक इरिगेशन को लाना पड़ेगा, और जैसे कि स्पाइसेस वगैरह को यहाँ प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न घाट्स की हम देखते हैं। द रीजन एक्सटेंड फ्रॉम तापी तापी एस्चुरी टू कन्याकुमारी, ये लाई करता है कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। इट्स नॉर्दर्न रीजन इज कॉल्ड कोंकण। कोंकण और मालाबार इसको कहते हैं, कोंकण, मालाबार। The Sahyadri range running in north, the Sahyadri range running in north-south direction is also included in this region. साउथ वेस्ट मानसून्स ओरिजिनेटिंग कर रहे हैं, वो पहले ही यहीं पे हिट करते हैं, तो एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 200 से ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, इसीलिए टेम्परेचर एवरेज हो जाता है। जो यहाँ पे 25 से 40 होता है ना, वो 26 से 32 हो गया। और जो सर्दियों में 15 से, अपना हमने देखा था 10 से 25 है, वो बढ़ के 18 से 30 हो जाता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे बड़ा ज़्यादा है। ठीक है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो यहाँ पे इसीलिए राइस हमने देखा, चावल उगता है। ठीक है, राइस तो इंडिया में काफ़ी जगह, कोकोनट उग रहा है, कॉटन उग रही है, और पल्सेस उग रहे हैं। पल्सेस और मिलेट्स भी उगी जाते हैं हर जगह, शुगर केन भी हो ही रहा है। ठीक है। तो स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर फेमस फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए बहुत फेमस है ये। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप्स वही कॉफ़ी, टी, ये वाली क्रॉप्स हो गई ना। अब हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि स्पाइसेस, पल्सेस, फ्रूट्स, कोकोनट, प्रॉन कल्चर भी यहाँ पे बड़ा फेमस कर सकता है इस इलाके को। अब देखते हैं गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स को। ये जो प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ द काठियावाड़ है ना, उसको ये रेफर करता है। और जो फर्टाइल वैली है, प्लेन्स एंड हिल्स ऑफ काठियावाड़, वैलीज ऑफ माही, एंड साबरमती, उसके लिए भी है। ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है। 50 to 100 सेंटीमीटर जो रेनफॉल में ये लाई करता है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जनवरी, एंड ये जो टेम्परेचर है 15 to 30 डिग्री सेल्सियस वाला। अब 15 to 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो है, रेगुर सॉइल इन द प्लेट्यू, एलुवियल सॉइल, येलो टू रेड सॉइल इन द जामनगर, गुजरात। ठीक है। तो अब हमने देख लिया सॉइल्स आर रेगुर इन द प्लेट्यू, एलुवियल इन द कोस्टल, येलो टू रेड सॉइल इन द जामनगर वाला एरिया। तो सॉइल की टाइप हमने देख ली। कॉटन यहाँ पे हमने देख लिया, ग्राउंड नट उगती है हमें पता है, कॉटन उगती है हमें पता है, यहाँ पे पल्सेस उगती हैं हमें पता है, मिलेट्स उगते हैं, ऑयल सीड्स उगते हैं। ग्राउंड नट है ना, तो वो ऑयल सीड ही तो है, ऑयल सीड्स उगते हैं यहाँ पे। वीट भी उगता है, टोबैको उगता है, ये भी हमें पता है। तो वीट इज़ द राबी क्रॉप इन इरीगेटेड एरिया, वीट भी उगता है यहाँ पे। ठीक है, तो सब उग रहा है।
Kutch is the dry area not suitable for the agriculture. The whole region is famous for oil seeds. ग्राउंडनट वगैरह हमने देख ही रखे हैं पहले भी, ठीक है। तो बाकी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी वही है कि यहाँ पे भी डेयरिंग वगैरह को प्रमोट करो, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करो, ड्राई लैंड फार्मिंग को प्रमोट करो, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को। तो ये अलग अलग टर्म्स आपको लिखने हैं बस। तो जो वेस्टर्न ड्राई रीजन है उसमें क्या है, स्ट्रेचेज ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान पे ये स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचेज ओवर वेस्टर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान विच spread over the vast desert of Marwar, spread over vast deserts of Marwar and Mewar hills. This is totally an arid region, not exceed रेनफॉल नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 5 से 20 और ये 40 से ज़्यादा गर्मियों में। जो सैंड ड्यून्स है, कैरेक्टराइज्ड बाय सैंड ड्यून्स से ये होता है, ठीक है। तो इसकी हमने टोपोग्राफी बता दी, हमने रेनफॉल बता दी, हमने यहाँ पे बता दिया कौन से रीजन में, जो वेस्टर्न रीजन ऑफ द राजस्थान है वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, वहाँ टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये सब हमने बता दिया। लूनी रिवर फ्लोज थ्रू द जोधपुर बेसिन, रिवर की भी बात कर ली हमने। क्रॉप सब कौन सी उगती है, जवार बाजरा रागी मोठ, ठीक है। हमने मोठ की सब्जी वहाँ बनती है, तो मोठ बाजरा जवार मोठ, और व्हीट और ग्राम भी वहाँ पे राबी सीजन में उगते हैं। लाइफ स्टॉक रियरिंग वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है। कैमल गोट शीप ये सब है ना, आर द मेन एनिमल्स। तो इंदिरा गांधी कैनाल्स ने चेंज कर दिया क्रॉपिंग पैटर्न को यहाँ पे। तो अपना डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में वही है कि इरिगेशन जो कैनाल्स है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दो, फर्टिलाइजर्स की यहाँ पे एक्सेस करवाओ, ठीक है। और यहाँ पे ट्रीज उगाओ, कौन कौन से, जैसे डेट हो गया, पाम हो गया, अब वाटरमेलन गुआवा वाले ट्रीज हो गए, तो वो यहाँ पे उगाओ। अगला है कि आइलैंड रीजन, इसमें अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप वाला रीजन है, बीइंग नियर द इक्वेटर एंड surrounded by the sea on all sides. These islands have typically uniform equatorial climate, exceeds 200 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन, और जो इसमें टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस, और गर्मियों में सर्दियों में 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब उल्टा। तो जो इसमें सॉइल है, सॉइल वेरी करता है, कैसे, फ्रॉम सैंडी to clay loam in the valley and lower slope, in valleys and lower slopes, ठीक है। तो हमने देख लिया सैंडी और क्ले लोम, सैंडी टू क्ले लोम। अब जो राइस है, इज द मेन क्रॉप, मेज जवार बाजरा पल्सेस प्लांटेशन क्रॉप, नियरली आधी से ज़्यादा जो क्रॉप एरिया है इस अंडर कोकोनट। मेन क्रॉप्स हमने देख ली, स्ट्रैटेजीज क्या होगी, या ओल्ड एंड लेस प्रोडक्टिव जो कोकोनट ट्रीज है उनको यंग से रिप्लेस करो, ठीक है। ये सब हमने पहले से देख चुके हैं। तो अब हम एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में।